मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर आज मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार या फिर कहना चाहिए नेहरू के अनुसार संसदीय लोकतंत्र की सफलता हेतु शर्तें जो उन्होंने बताई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अपना टॉपिक क्या हो गया कि नेहरू के अनुसार संसदीय लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तें। तो यहाँ पर मैं एक एक करके उन शर्तों को ले रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयत्न करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्रचित करेंगे, केंद्रित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है जो नेहरू जी ने बताया है वह है सहनशीलता, टॉलरेंस। नेहरू संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सहनशीलता को अपरिहार्य मानते थे। उनका कहना था कि मुझे केवल उनके प्रति ही सहनशील नहीं होना चाहिए जो हमसे, हमारे विचारों से, नीतियों और कार्यक्रमों से सहमत हैं, बल्कि उनके प्रति भी सहनशील होना चाहिए जो हमसे असहमत हैं। दूसरा, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। नेहरू जी ने बताया कि आत्मानुशासन और संयम दोनों को लोकतंत्र की सफलता के लिए अपरिहार्य मानते थे वो। उनका कहना था कि लोकतंत्र ही नहीं, कोई भी संगठन या फिर कहना चाहिए संस्था या देश अनुशासन के बिना सफल नहीं हो सकता, परंतु लोकतंत्र में अनुशासन आत्मानुशासन का परिणाम होता है। नेहरू का कहना था कि ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन जितना कम होगा, आत्मानुशासन उतना ही अधिक होगा। तो अपन जो डंडे के बल पर बंदूक दिखाकर अनुशासन स्थापित करें कठोरतापूर्वक, वो नहीं था। आत्मानुशासन, आत्मा की पुकार, आत्मा खुद व्यक्ति अपने अंतर्मन से अनुशासन को पसंद करें, अनुशासन में रहना चाहें, वो अनुशासन प्रेमी हो, तो ऐसा वो चाहते थे। तीसरा, शिक्षा का विस्तार। कहने का अर्थ सच्चे मायने में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब शिक्षा का अधिकतम विस्तार हो, प्रसार। तो इसमें हम देखते हैं कि नेहरू जी शिक्षा के विस्तार को लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य मानते थे। उनका कहना था कि पश्चिम देशों में जहाँ लोकतंत्र सफल है वहाँ शिक्षा के विस्तार के बाद लोकतंत्र का विकास हुआ, जबकि भारत में शिक्षा के विस्तार से पूर्व ही लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। तो कहने का अर्थ शिक्षा का विस्तार जितना होगा, लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ही लोकतंत्र अधिक सफल होगा। अब जैसे उन्होंने पश्चिम से तुलना किया, पश्चिम में शिक्षा का विस्तार पहले हो चुका था, उसके बाद में लोकतंत्र को उन्होंने अपनाया था। और भारत में क्या हुआ, लोकतंत्र पहले आ गया, शिक्षा का विस्तार बहुत कम था, न के बराबर था। तो यहाँ थोड़ी कठिनाई इसके सफल होने के लिए मानी जाती थी कि कैसे सफल होगा। पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, शिक्षा का विस्तार होता गया, और आज हम दुनिया की सफलतम और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में माने जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। आर्थिक विषमताओं का अभाव, लेक ऑफ इकोनॉमिक
सिमिलरिटीज। नेहरू की धारणा थी कि राजनीतिक स्वतंत्रताएं तभी सार्थक सिद्ध हो सकती हैं जब समाज में आर्थिक विषमताएं न हो। अतः जनप्रतिनिधियों का ये उत्तरदायित्व है कि वे आर्थिक विषमताओं को दूर करने की दिशा में सार्थक प्रयास करें। सुदृढ़ एवं प्रभावशाली विपक्ष, स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव ओपोजिशन। विपक्ष विवादों में जान पैदा करता है, जटिल राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान सुझाता है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देता है। नेहरू का कहना था कि विचारों के पीछे जो संघर्ष छुपा होता है वह विषयों पर नई रोशनी डालता है, जो सबको सोचने के लिए मजबूर करता है। अगला, उच्च नैतिक चरित्र एवं कर्तव्य परायणता। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में नागरिकों से कुछ अधिक उच्च चरित्र की अपेक्षा करता है। यदि नागरिक उन अपेक्षित मानदंडों तक नहीं पहुंच पाते तो लोकतंत्र विफल हो जाता है। उदाहरणतः अधिकारों का प्रयोग उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से और शासन शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष और न्याय संगत ढंग से होना चाहिए। जैसा कि नेहरू ने कहा था कि कर्तव्यहीन अधिकार वरदान नहीं अभिशाप बन सकते हैं। तो इस प्रकार से नेहरू जी ने बताया कि सफल लोकतंत्र की सफलता के लिए उच्च नैतिक चरित्र हो लोगों का, जनता का, नागरिकों का, और उनमें कर्तव्य परायणता की भावना हो। तो और फिर जो भी अधिकार लोकतंत्र में जनता को मिलते हैं वो अधिकार वो उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उनका उपभोग करें, उपयोग करें। तो ये इसमें विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला, उदार प्रवृत्ति, जेनरस टेंडेंसी। लोकतंत्र में नागरिकों में रूढ़िवादिता, हठधर्मिता और कट्ट मूल्यपन का नहीं होना चाहिए। देखो, एक लोकतंत्र को उर्वरा भूमि के लिए, वो ज़्यादा फले फूले ऐसी भूमि उस की तैयारी के लिए वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें रूढ़िवादिता कि किसी पुरानी जो गलत परंपरा है, पद्धति है, उसको पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हठधर्मिता, किसी बात के लिए कि टस से मस नहीं होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कट्ट मूल्यपन का नहीं होना चाहिए। यदि ये चीज़ें होंगी, रिजिडनेस होगी, तो फिर लोकतंत्र ज़्यादा सफल नहीं होगा। तो लोकतंत्र में उदार प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए। हाँ, जहाँ अच्छा लगे, सबके कल्याण वाली कोई बात हो तो उसको हम स्वीकार करते जाएंगे। नेक्स्ट, आंतरिक व बाह्य शांति, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। देश के अंदर व बाहर शांति होनी चाहिए। युद्ध, आक्रमण व अशांति शक्तियों के केंद्रीयकरण को जन्म देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। तो ये इसमें आंतरिक और बाहरी प्रकार का लोकतंत्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी समाज से विराजे, पब्लिक वेलफेयर सोशलिस्ट स्टेट। नेहरू लोकतंत्र को किसी विचारधारा से जोड़ना नहीं चाहते थे। कौन कौन सी विचारधारा? उदारवादी, पूंजीवादी या साम्यवादी, या फिर कहना चाहिए सर्वाधिकारवादी। उनका मानना था कि यदि लोकतंत्र को उदारवादी विचारधारा से जोड़ दिया जाए तो राज्य मात्र पुलिस राज्य बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसमें राज्य का हस्तक्षेप केवल पुलिस स्टेट
आंतरिक बाह्य सुरक्षा तक ही रह जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं होगा। यदि पूंजीवादी विचारधारा से जोड़ दिया जाएगा तो समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाएंगी, गरीब अमीर की खाई चौड़ी हो जाएगी, जो लोकतंत्र को वास्तव में विकृत बना देगी। तो हम उस विचारधारा से भी नहीं जोड़ सकते। और यदि इसे सर्वाधिकारी विचारधारा से जोड़ दिया जाए तो राज्य एक वर्गीय व हिंसक संस्था बनकर रह जाएगा। तो इस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए नेहरू जी ने ये शर्तें बताई हैं। इससे और भी शर्तें हो सकती हैं, और आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, समझने का प्रयास किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।